दोस्तों आईआरएफसी की बात करें, स्टॉक के अंदर कुछ गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन बहुत बड़ी गिरावट बाजार के अंदर है। आप ये देख ही सकते हो कि लगातार गिरावट का माहौल बना हुआ है और सभी इंडेक्स के अंदर भारी गिरावट है। कल भी हमने बहुत ज़बरदस्त गिरावट देखी और आज दूसरा दिन है जब काफ़ी बड़ी गिरावट है और पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में लगातार गिरावट देख रहे हैं। तो क्या बाजार में बहुत बड़ा करेक्शन आने वाला है? क्या इस समय हमें बाजार से निकल जाना चाहिए या फिर डिप में खरीदारी का मौका तलाशना चाहिए? अब यहाँ पे आईआरएफसी को लेकर बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जैसे कि आप देखें तो ओएफएस की संभावना बन रही है आईआरएफसी के लिए। तो यहाँ पे एसजेवीएन का ओएफएस आज से शुरू हो गया है। उसकी प्राइस और आईआरएफसी के अंदर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखो सिमिलरिटी दिख रही है। क्या क्या सिमिलरिटी है उसको समझने की कोशिश करेंगे और किस प्राइस पे आईआरएफसी का ओएफएस आ सकता है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी लगभग 11 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो 66,268 के स्तर पर है, जहाँ पे 535 पॉइंट की भारी गिरावट हुई है, यानी 0.80% की गिरावट है। वैसे तो देख सकते हो कि शुरुआत ही थोड़ी सी निगेटिव हुई थी, लगभग 100-200 पॉइंट की गिरावट के साथ में शुरुआत हुई थी, लेकिन ये गिरावट बढ़ रही है और 500 पॉइंट के ऊपर की गिरावट हो चुकी है, यानी बाजार में सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा निगेटिव बने हुए और गिरावट सभी इंडेक्स के अंदर दिखाई दे रही है। आप देखें तो निफ्टी 50 इस समय 0.72% की गिरावट है, निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी 0.25% की गिरावट है, निफ्टी 100 में 0.65% की गिरावट है और देख सकते हो कि निफ्टी 200 में 0.56% की गिरावट है, निफ्टी 500 में भी 0.51% की गिरावट है। अब देख ही सकते हो कि लगभग सब जगह पे आधा % से थोड़ी सी ऊपर की गिरावट है। गिरावट कम कहाँ पे, तो वो देखें तो आपको स्मॉल कैप में दिखाई देगी। देखें तो निफ्टी स्मॉल कैप 100 में 0.06% की गिरावट है, तो स्मॉल कैप में इतनी बड़ी पिटाई नहीं हो रही है। वैसे इंडिया वीएक्स भी -0.08 है, तो थोड़ी सी राहत इससे बनी हुई है। अब देख सकते हो कि आज जो गिरावट है वो मिड कैप के अंदर है और निफ्टी के इंडेक्स में आप देख सकते हो कि निफ्टी के मेन इंडेक्स में निफ्टी 50 में देखें तो गिरावट आपको बड़ी दिखाई देगी और मिड कैप में उससे थोड़ी सी गिरावट है। स्मॉल कैप में आज थोड़ी सी राहत जरूर बन रही है, स्मॉल कैप में उतनी बड़ी गिरावट नहीं है। अब जो गिरावट है सेक्टरल इंडेक्स के हिसाब से देखें तो जो बड़ी गिरावट है आज की तारीख में वो है निफ्टी ऑटो में 1.14% की गिरावट है और फाइनेंशियल सेक्टर में भी गिरावट है। देख सकते हो कि निफ्टी बैंक में भी 0.59% की गिरावट है और दूसरी तरफ निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में भी 0.72% की गिरावट है। आज इस गिरावट के बावजूद भी 3-4 इंडेक्स में पॉजिटिव माहौल बना हुआ और वो है निफ्टी रियलिटी, जहाँ पे 0.48% की तेजी है, निफ्टी पीएसयू बैंक में 1.06% की शानदार तेजी है और निफ्टी मेटल में 0.04% की तेजी है, निफ्टी मीडिया में 0.49% की तेजी है। तो कल तो सारे के सारे इंडेक्स गिरे थे, लेकिन आज देखें तो कुछ इंडेक्स के अंदर अभी भी राहत बनी हुई है, जिससे लग रहा है कि बाजार कुछ रिकवर हो सकता है। वैसे देख सकते हो कि आज बाजार को गिरावट में जो बड़ा योगदान है वो ऑटो इंडेक्स का है। आईआरएफसी की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 77.20 पर हुई, यानी शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई। कल की क्लोजिंग के आसपास 77.20 की कल की क्लोजिंग थी। इंट्राडे में 78.25 का हाई भी बना, यानी स्टॉक ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। जो लो है वो 76.50 का है। तो आप ये देख ही सकते हो कि इस समय स्टॉक 76.80 के आसपास है, निचले लेवल पर ही है। 0.52% की गिरावट बनी है। वैसे कल हमने देखा था कि भारी बाजार में गिरावट के बावजूद भी इसने पॉजिटिव क्लोजिंग दी थी। अब यहाँ पे देख लो कि ये जो तेज़ी बनी थी कल, इसके पीछे वजह है कि जो सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है कि जो सीएमडी है शैली वर्मा, उनका टेनियर बढ़ाया गया 6 मंथ के लिए। तो आप देख सकते हो कि उनके कार्यकाल से देख सकते प्रभावित हुए और उन्होंने जो फैसले लिए वो काफ़ी शानदार है। इसके लिए शेयर की प्राइस भी बढ़ी, बिजनेस भी बढ़ रहा है। ऐसे में देख सकते हो कि शैली वर्मा का जो कार्यकाल पूरा हो रहा था उसको 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है और देख सकते हो कि 15 अक्टूबर 2023 से ये शुरू होगा। आने वाले 6 महीने के लिए ये जारी रहेगा। एक बड़ी जानकारी और एक्सचेंज के साथ में साझा की है आईआरएफसी के मैनेजमेंट की तरफ से। इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर था वो बदल चुका है। तो यहाँ पे कंपनी की तरफ से देखें तो जो ओल्ड कॉन्टैक्ट नंबर उसके सामने न्यू कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो अगर किसी को भी जो शेयर होल्डर है उनसे किसी प्रकार की उनको जानकारी चाहिए कंपनी से या फिर और किसी को आईआरएफसी से कांटेक्ट करना है तो ये नंबर बदल दिए गए हैं और इसकी जानकारी एक्सचेंज को दी गई है। आपके सामने नंबर है, आप चाहे तो इसको सेव कर ले, जिससे आपको भी भविष्य में काम पड़े तो आप उससे बातचीत कर पाए। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। एसजेवीएन के अंदर सरकार ओएफएस लेकर आई है और आज से ये जनरल पब्लिक के लिए ओएफएस खुल चुका है। अब आप देख सकते हो 4.92% की जो स्टेक है सरकार वो यहाँ पे देने जा रही है और प्राइस रखी गई है 69 रुपीज़ की। तो गुरुवार से ये ओएफएस खुल चुका है
और इसके माध्यम से देखें तो 9.66 करोड़ के शेयर्स सरकार देने जा रही है, बेचने जा रही है, और सरकार को इसके 650 करोड़ रकम मिलने वाली है। तो SJVN के अंदर आज भारी गिरावट है, क्योंकि प्राइस ऊपर थी और OFS सरकार डिस्काउंट में ला रही है, तो प्राइस डेफिनेटली नीचे आनी थी। तो इस समय स्टॉक 74.25 के आसपास है, 9.17% की भारी गिरावट हुई है। तो जैसे कि OFS की प्राइस देखने के बाद ही इसके अंदर भारी गिरावट हुई है, और इंट्राडे का आज का जो हाई है वो 75 के आसपास है। अब SJVN की बात हुई, यह उसका फुल फॉर्म है सतलज जल विद्युत निगम। अब ये एक जॉइंट वेंचर्स है, जिसमें केंद्र सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार दोनों का जॉइंट वेंचर है, नहीं ये भी सरकारी कंपनी है, बिल्कुल देख सकते हो कि PSU स्टॉक है। अब यहाँ पे IRFC और इसका क्या आप देखें तो दोनों में क्या आप देखो यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं, तो ये दोनों का IPO लगभग एक ही प्राइस में दिया गया है। ये बात अलग है कि ये 2010 में आता है SJVN का IPO, इसकी प्राइस बैंड रखी गई थी 23 से 26, और IRFC की प्राइस बैंड थी 25 से 26, यानी बिल्कुल दोनों ही प्राइस लगभग सेम रखी गई थी। और देख सकते हो कि लिस्टिंग भी है वो बिल्कुल वैसी हुई थी। लिस्टिंग के समय इसकी भी जो प्राइस थी वो 23-24 रुपये के आसपास ही रही, इसमें कोई फ़ायदा हुआ नहीं लोगों को, और काफ़ी समय तक 2022 तक अगर आप देखें तो 10-12 साल तक इसकी प्राइस नहीं बढ़ी, स्टॉक वही 25 रुपये के आसपास रहा है। जिस तरह से IRFC में भी पिछले कई समय से प्राइस नहीं बढ़ी, तो ये दोनों के अंदर देखें तो ये सिमिलरिटी आपको दिखाई देगी। IPO में लिस्टिंग ठीक नहीं हुई, इसके बाद बहुत समय तक वो प्राइस के आसपास ही रहे। अब SJVN ने भी दौड़ना शुरू किया और IRFC ने भी दौड़ना शुरू किया। एक और यहाँ पे सिमिलरिटी आपको दिखाई देगी, वो है इसकी प्रमोटर होल्डिंग। तो SJVN की प्रमोटर होल्डिंग 86.77% की है, सरकार की होल्डिंग, जिसको अब इस होल्डिंग को कम करना है, क्योंकि 75% के आसपास लाना है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें IRFC की, तो यहाँ पर भी 86.36% की होल्डिंग दिखाई देगी, यानी बिल्कुल दोनों की सेम होल्डिंग है सरकार की। तो ये डिसीजन भी सेम हो सकता है। यहाँ पे आप समझ सकते हो कि जो फैसला लिया जा सकता है बिल्कुल उसी हिसाब से रह सकता है, जैसा SJVN के अंदर है वैसा ही फैसला IRFC के साथ भी हो सकता है। अब प्राइस देखें तो दोनों की इस समय स्टॉक की लगभग सेम है, IPO की प्राइस भी लगभग सेम थी, दोनों के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग भी सेम है। तो ये जो सारी बातें ये साबित करती है कि जो अगर OFS लाया जाएगा IRFC का, तो वो भी लगभग इसी प्राइस के आसपास लाया जाएगा। वैसे देखें तो 82 के हाई जाके आया SJVN, वहाँ से देखें तो फिर गिरावट हुई, क्योंकि खबर आई कि यहाँ पे सरकार OFS ला रही है। तो बिल्कुल यहाँ पे देख दो कि IRFC की भी काफ़ी अच्छा दौड़ के आया है, लगभग 90 को क्रॉस करके अभी 76 के आसपास है। तो इस सारी सीनरियो को देख के लग रहा है कि अगर OFS सरकार लाएगी तो इसकी प्राइस भी 69 से लेकर 68 या 67 के आसपास रहने की ही संभावना, इससे नीचे नहीं आएगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि दोनों के अंदर काफ़ी बड़ी सिमिलरिटी है। तो प्राइस आप देख सकते हो कि 67 से लेकर 69 के आसपास ही रह सकती है, और OFS आ सकता है जल्द, जैसे कि अब SJVN का OFS आया, इससे पहले RVNL का OFS आया, तो बिल्कुल इसका भी OFS जल्द ही अनाउंस हो सकता है। तो कोई चिंता की ज़्यादा बात नहीं है। आप देख सकते हो कि प्राइस ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी, यानी जो भी होगा प्राइस 65 के ऊपर की संभावना बनी हुई है। तो इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं डिप में, लेकिन बाजार के सेंटीमेंट पूरी तरह से बिगड़ चुके एक, तो ऐसे में थोड़ा सा वेट करें, बाजार को थोड़ा सा स्टेबल होने दें। इस समय तो गिरावट का माहौल बना हुआ है, लगातार बिकवाली जारी है, पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से काफ़ी बड़ी बिकवाली हुई है। तो बाजार फिर से संभल जाए, उसके बाद में आप खरीदारी IRFC में कर सकते हैं। ये स्टॉक वाकई में अच्छा है, आने वाले समय आपको बहुत अच्छा रिटर्न आपको IRFC में मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह से सरकार एक के बाद एक अनाउंस कर रही है, रेलवे के कैपेक्स बढ़ा रही है, रेलवे के बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं। ऑलरेडी हमने कल भी डिस्कस किया है कि नया देख सकते हो कि कोल प्लांट के लिए एक नया कॉरिडोर बनाया जा सकता है। इसके अलावा 25,000 नए वैगन्स बनने जा रहे हैं, अलग अलग कोल माइंस के लिए, दूसरे और भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इसके अलावा देखें तो बहुत सभी जितने ट्रैक है उनका इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, और जो सिंगल ट्रैक है उसको डबल किया जा रहा है, जो नैरो गेज है उसको ब्रॉड गेज में बदला जा रहा है, कवच से लेस किया जा रहा है, वंदे भारत आने वाली है, बहुत सारा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होने वाला है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो IRFC में निवेश आप करके रखें, कम से कम 5 से 10 साल दीजिए स्टॉक को, ये मालामाल कर देगा आपको। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब